यू सेड कि आपको थोड़ी सी लेनी चाहिए, उस माहौल में बैठना चाहिए, ऐसा क्या हो सकता है? क्या आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा उससे? नहीं, आई डोंट नो, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा, वो आधी नहीं, बहुत सी रील्स हमने भी देखी हैं। हमने लास्ट पॉडकास्ट में पूछा गया था कि जी आपका क्या विचार है इस बारे में, कि क्या दारू पीनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए, या अपना जो थंब है उसको डालकर उसमें बैठेंगे। अच्छा, ये फनी थिंग्स। ओके। आपको क्या लगता है, मतलब एक सोचने की बात है, जब हमारे शास्त्र लिखे जा रहे थे, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, आपको क्या लगता है कि वो कैसे लिखे उन्होंने? नहीं, मतलब वही है कि वो कहीं डिस्कशन कर नहीं लिखते थे। उनको वो ना जब साधना में होते थे ना, उनको वो ज्ञान अपने आप से, जो मैंने आत्मज्ञान की बात की ना अभी आपसे, उनके वो माइंड में, अपने उनके हृदय में वो चीजें आती थी। जिनको वो मंत्र उनको दिखते थे, वो फिर उनको लिखा करते थे ताड़पत्र पर, किसी और चीजों से, जो चीजें उस टाइम पर फैसिलिटीज जो थी, ओके, है ना। तो ऐसे होता था वहां पर। वो ज्यादा ऐसी मीटिंग्स या डिस्कशंस नहीं करते थे कि अरे चलो अच्छा ऐसा कर देते हैं, ये लिख देते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में ना प्रेडिक्शंस की बात ज्यादा होती है, ग्रहों की बात ज्यादा होती है, और कुछ रेमेडीज की बातें बहुत कम होती हैं। ये तो रेमेडीज आज हम बहुत सारे लोगों ने ना क्रिएट कर दी हैं। सीरियसली? बहुत सारी चीजें सात्विक रेमेडीज जो होंगी वो हमेशा काम करेंगी। ओके, ये जो क्रिएटेड, एक बात सोचने की है, मैं किसी पर्टिकुलर पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन हर रोज डेली की नई नई रेमेडीज कहाँ से आती है? अच्छा, ओ पॉइंट है ना। क्या हमारे शास्त्रों में इतनी सारी रेमेडीज लिखी हुई हैं क्या वाकई? अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने ये भी देखा कि वो अपने कुछ व्यूज के लिए ना डेली अपडेट करते होते हैं। डेली, आज के दिन पर ये करना, कल के दिन पर ये करना, अब सुबह में ये करना, शाम को ये करना, दोपहर में ये करना। क्या वाकई शास्त्रों में लिखा है ऐसा? नहीं है। Okay. नहीं है। और शास्त्रों में कभी भी शराब, इन सब चीजों का तो जिक्र कहीं नहीं आता। अच्छा, देवताओं के लिए उस टाइम पर सोमरस की बात होती थी, बट वो कभी भी वो शराब नहीं होती थी। अच्छा, सोमरस भी ना एक पर्टिकुलर फ्लावर या कुछ होता है जिसका रस निकाला जाता है ना, उसको सोमरस कहा जाता है। ओके। लेकिन ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ चीजों को करते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए भी करते हैं। एक लिमिट तक किसी चीजों का होना जस्टिफाइड है आज के कलयुग में। लेकिन अगर आप ये कहें कि दारू पीने से, शराब पीने से या शराब का दान करने से आपका वीनस स्ट्रांग होगा, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर की भाषा नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती। या आप अपने थंब को दारू में डुबाकर बैठें और मंत्र जाप करें, कोई कॉम्बिनेशन बनाइए। नहीं, ये तो एक तरफ आप मंत्र जाप कर रहे हो और दूसरी तरफ दारू में अंगूठे को डालकर आप बैठे हो। आप खुद एक लेमन की तरह भी आपको ये सोच के बताए कि क्या ये कॉम्बिनेशन है? ओके। एक तरफ दारू और दूसरी तरफ मंत्र जाप, ये चीजें गलत है। ऐसा नहीं। अगर आपको अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत सारे और तरीके हैं। अच्छा। आप लेडीज का मान सम्मान करिए ना, आप अपने वाइफ को अच्छे से ट्रीट करिए ना। क्या बात। आपकी, अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपके आजू बाजू जो आपके नेबर्स हैं या आपके और जो कुलीग्स हैं, लेडीज हैं, उनको अच्छे से बिहेव करिए। लेडीज में क्या कॉमन हैबिट होती है? बैक बिचिंग, जेलसी। आप इन चीजों को कम कर दीजिए ना, आपका वीनस स्ट्रांग वैसे ही हो जाएगा। आपको दारू की ही जरूरत क्यों है? अच्छा, आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए ना, आप फ्राइडे के फास्ट करिए ना, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करिए ना। ना आपकी कोई भी विश पूरी ना हो तो आप मुझे आकर बता दें। अच्छा, दावे से कह सकते हैं इस चीज को हम। ओह, शुक्रवार के व्रत करिए, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए। काउंटिंग करके व्रत किए जाते हैं, उनका एक सिस्टम है। ओके, उसको आप फॉलो करिए। क्यों नहीं करते? वो सात्विक रेमेडीज हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। ये दारू वाली ये सब चीजें तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए हैं, कि उनका बिजनेस चलता रहे। आप वाइट चीजों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए ना। माँ लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं, अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, मनी का फ्लो चाहते हैं, धन वर्षा वाकई में चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आप एक कटोरी में बताशा रखिए, दूसरी कटोरी में देसी घी रखिए, छोटी छोटी कटोरी लीजिए और माँ लक्ष्मी को जाकर आप अर्पित कर आ जाइए। अच्छा, ये सात्विक रेमेडी क्यों नहीं कर सकते? ओके। क्यों दारू ही पीनी है? क्यों दारू का दान करना है? क्यों? और राहु का दान होता है, कभी भी शुक्र के लिए दारू का दान नहीं किया जाता। अच्छा, ये भी समझना पड़ेगा। जो हमारे जनता है, जो व्यूअर्स है ना, वो बेचारे, उनको क्या पता कि किस प्लैनेट के लिए क्या रेमेडी है। जिसने जो बता दिया उनका लक है। डिजिटल मार्केटिंग की वजह से वो ब्रांडेड बन गए, बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, उन्होंने जो आकर बोला लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अपने ही खुद के कर्मों को खुद तो वो बिगाड़ ही रहे हैं, पब्लिक के चीजों को भी और खराब कर रहे हैं। सीरियसली। आप राहु को अगर सही करना है, अगर खराब राहु है तो आप कभी कभार दारू का दान करिए।
अच्छा। वाकई ये रेमेडी काम करेगी। लेकिन अगर आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं और दारू का दान कर रहे हैं, तो ये सॉरी टू से कोई भी हो XYZ, किसी का शुक्र अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, ओके 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 ओके। बस वैसे अगर मैं केतु की बात करूं, जी, केतु के बारे में मैंने सुना है कि लाइक राहु से भी ज्यादा पैसा केतु देता है आपकी लाइफ में। सो इज इट ट्रू? नो नो, ओके। केतु कभी भी आपको ना अबेंडेंस या पैसा नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर चाहत ही नहीं है। हाँ हाँ, वही, वो दुनिया से दूर कर देता है, वो आपको डिटैच करता है, अटैच करता है। ओके। वो आपको दीन दुनिया से दूर करेगा, वो आपको भीड़ से अलग करेगा, वो परमात्मा में मिलाने की कोशिश करेगा, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, वो आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए इंस्पायर करेगा, ना कि पैसों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये काम राहु का है। ख्वाहिशें राहु देता है। मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, छप्पड़ फाड़ पैसा होना चाहिए, ये राहु का काम है। अच्छा। केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, वो आपको डिटैच करेगा, अकेलेपन की ओर ले जाएगा, रिश्तों में भी खटास दे देगा, कई बार शक पैदा कर देगा। तभी किसी को बताया गया कि केतु के टाइम में शादी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा। लोग क्या कह देते हैं कई बार, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक। हाँ, कई जगहों पर कहा जाता है राहु की महादशा चल रही हो तो शादी नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ आप करो, राहु में करो। मेरी शादी राहु की महादशा में हुई है। अच्छा। मैं दूर क्यों जाऊं, मुझे किसी का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल हूँ। राहु शादी के लिए कभी डिले नहीं कराता। ओके। वो तो इन सब चीजों में और डालता है, मोह में डालता मुंह है। में डालता है। यही डिफरेंस आपको हाँ मैंने जी, बताया हाँ ना, जी, राहु और केतु का ये डिफरेंस है। केतु की महादशा में ना करें बेटर है, बिकॉज वो नहीं चाहता ये सब चीजें। अच्छा। वो ये जो गृहस्थ जाल है, ये सब जंजाल है, माऊ माया जो है, वो उनसे दूर करने की कोशिश करता है। ओके, बिल्कुल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राहु एंड केतु, ओके, टोटली अपोजिट। वैसे एक बड़ा ही सही टर्न आया है पॉडकास्ट में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर, आपके फादर एस्ट्रोलॉजर, जी, एंड आपने ऑरा स्कैनिंग करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, लाइक सर्व ज्ञान, एंड आपने सिलेक्ट कैसे किया अपने लाइफ पार्टनर को? मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी डिसाइडेड है, कुछ चीज़ें आपकी मेंशन्ड हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी चॉइस नहीं है। शादी एक उसी का एग्जाम्पल है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बन के आती हैं, है ना? तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट भी होती है कि जी फिर हमें कुंडलियों की जरूरत क्या है, राइट? अब इसको समझते हैं। जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, ये तो बात फैक्ट है। क्यों आई है? क्योंकि आपका प्रारब्ध है उसके साथ। हाँ। आपके अच्छे बुरे कर्म हैं जो अपने पूर्व जन्मों में किए हुए हैं, उसी हिसाब से आपको इसी इंसान के साथ जीवन बिताना है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन योर पास्ट कर्मास। ओके। क्लियर? तो जोड़ी तो वहां बनकर आ गई। अब यहाँ हमें कुंडली की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें नहीं पता पहले से पहले कि हमारी आने वाली मैरिटल लाइफ अच्छी है या बुरी है। हमें उसके लिए बड़ा इंतजार रहता है, शादी करनी है, शादी करनी है ना? जिसकी नहीं हुई है वो बड़ा लालायत रहता है ना, शादी करनी है, तो वो राइट एज पर ढूंढना शुरू करेगा। मुझे शादी करनी है, राइट पार्टनर कौन हो, कैसे हो। तो वो राइट टाइम कौन सा है शादी का, शादी के योग आपके कब बनते हैं, आपकी कुंडली बताएगी। अब कोशिश सबकी ये रहती है कि एक अच्छा पार्टनर मिले, एक अच्छी मैरिटल लाइफ रहे, उसके लिए कुंडली मिलान का प्रावधान रहा। जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है और वही होगी, आप कुछ मर्जी कर लीजिए, आपको राइट एडवाइस मिलेगी ही नहीं। कोई अगर आपको कुंडली गड़बड़ भी होगी ना, अगर आपकी उसी के साथ लिखी है तो होगी तो शादी वहीं, आपको अच्छा एडवाइजर मिलेगा ही नहीं, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा ही नहीं। अच्छा, दिस इज द डेस्टिनी। जैसे अभी मेरी कजन है, उनकी लाइक कुंडली में योग था शादी का, एवरीथिंग, बट नाउ शी इज 39 एंड फिर भी उनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई। सो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, ये आपने कैसे किस तरह से अनुमान लगाया कि उनकी शादी में योग चल रहा था? वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर नहीं बताया था। देखिए, एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया देती हूँ। 7th हाउस जो हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि 7th हाउस की पोजीशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ती हैं, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा। 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में ट्रांजिट को देखिए, गुरु का गोचर कैसा चल रहा है, क्या वो शादी से कोई रिलेशन बना रहा है कि नहीं। अच्छा, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर कर आप कहते हैं कि शादी का योग है या नहीं है, या कब होगा। ओके, राइट? अब शादी डिले क्यों हो रही है? हाँ, एक सूत्र बताती हूँ बस इस पॉडकास्ट में, सिर्फ एक सूत्र।
अगर आपके शादी के घर का रिलेशन शनि से बन गया, वो कई तरीक़ों से बनता है, आपकी शादी 101% डिले होगी। आप चाहे लव रिलेशनशिप में हो, आपके पेरेंट्स आपको कितना मर्जी फोर्स कर लें, आप कितना मर्जी चाह लें, शादी आपकी जल्दी टाइम पर होगी ही नहीं। ओके। आप कहीं आजमा लीजिए इस चीज़ को। अच्छा। जो कहते हैं ना हम जी गारंटी लेते हैं और लिख कर दे सकते हैं, ये वो वाली बात है। अच्छा। ओके। सो शादी का इस लाइक जो मिलेनियल्स अभी शादी के लायक हो गए, सबकी तरफ से क्वेश्चन है, एक रेमेडी अगर आप बताना चाहें जल्दी शादी होने के लिए। देखिए कॉमन रेमेडी है ये, हर कोई कर सकता है ना। पेरेंट्स करते हैं, खुद जो जाता है वो कर ले। 2026 में वैसे तो शादी अच्छे तरह से होने वाली है, क्योंकि जुपिटर आएंगे, संवत्सर के राजा हैं जुपिटर, तो इस बार अच्छी चीज़ें होने वाली है बहुत सी। तो शादी के लिए कॉमन रेमेडी ये है कि आप 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा ले लें, 1.25 किलो चने की दाल ले लें, उसमें थोड़ी पीली सरसों मिलाएं, 7 पीले फूल आप इसमें रखें, 7 हल्दी की साबुत गांठें रखें, एक जनेऊ लें जिसको आप थोड़ा सा पीले रंग से या हल्दी से रंग दें। ओके। जिस भी व्यक्ति की, जो भी जातक जातिका, मेल फीमेल कोई भी है, आपको उसका नाम वाइट छोटे से पेपर के ऊपर नाम और गोत्र लिखकर उसको फोल्ड कर उसमें डाल देना है। 11 रुपए यानी कि सिक्के की फॉर्म में, जो एक 10 का कॉइन होता है और एक 1 रुपए का कॉइन, इसको आप इसके अंदर डाल दें। ओके। इसको पूरा अच्छे से सिक्योरली गांठ बांधकर एक पोटली बना दें और इसको रक्षा सूत्र से ऊपर बांध दें। रक्षा सूत्र क्या होता है? जो हम लोग कलावा, अच्छा, जो हाथ में बांधते हैं, ओके, रक्षा सूत्र कहते हैं उसको, आप उससे बांध दें। तो ये आपकी शादी के लिए पोटली बन गई। इसको आप शादी की पोटली भी कहते हैं। आप इसको अपने घर में सही सिक्योरली कहीं पर भी छुपा कर रख दें, जो कोई देखे ना, कोई टोके ना, कोई पूछे ना कि ये क्यों और क्या है। अच्छा। इसके रिजल्ट हमने 1.25 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर भी देखे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर होगी तो 6 महीने साल तक में ये आपका काम करा देता है। ओके, that's I think very It's a wonderful remedy. अच्छा, so that's I think हमारे viewers would be very thankful अगर उनका जी। होता है। ये रेमेडी जो लोगों की शादी ना हो पा रही हो, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, एज होती जा रही है, आप इस रेमेडी को बड़े फेथ के साथ आप एक बार करके जरूर देखना। ओके ओके, फेथ के साथ। फेथ के साथ रेमेडीज में सबसे पहली शर्त है आपको फेथ के साथ उस चीज को करना है, क्योंकि इसमें फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी भी शामिल हो जाती है, और वो फिर मिलकर वो काम होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। Actually, life works on faith only. Exactly. आप पॉजिटिव सोच, हम क्यों कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, राइट। नेगेटिव सोचने से भी तो काम हो सकता है ना। फिर हमें पॉजिटिव क्यों सोचना है? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक्टिव हो जाता है उससे, और वो उसी तरह से उसी कमांड पर काम करता है, और आई थिंक ऑरा भी चेंज हो जाता है। ऑरा भी चेंज होता है। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, एंड इट्स अ ह्यूज एनर्जी। बहुत से लोगों को नहीं पता। हम कुंडलिनी की बात करते हैं कि हम मेडिटेशन के थ्रू कि कुंडलिनी को हम जागृत कर लें, क्या सब कोई कर लेगा? नहीं नहीं नहीं। कहने सुनने में बहुत चीजें आसान लगती हैं, बट करने जब आप आएंगे ना, कुंडलिनी ऐसी कोई छोटी सी चीज नहीं है जो सबकी जागृत हो जाएगी। Exactly. नहीं होता है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे मेडिटेशन की, तो एक टाइम आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो भी हिलती है। वो पूरी ऊपर तक नहीं आ सकती। उसको कहा जाता है कुंडलिनी को आप अपने जो आपकी मूलाधार से आप ऊपर तक, सहस्त्र तक लेकर जाते हैं। वो सबके बस का है क्या? नहीं। अच्छा। लेकिन वो हाँ, थोड़ी सी शेक होती है, थोड़ी सी ऊपर भी अगर उठ जाए ना, तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। ये जो हम जितनी भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जितनी इंट्यूशंस की बात करते हैं ना, ये सब आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये शरीर जो हमें दिखता है ना, ये व्यक्ति ने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक वो बनाया है कि अरे अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, और अलग अलग तरह के प्लेजर्स होने चाहिए, दारू पीनी चाहिए, नॉनवेज खाकर एंजॉय करना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है। ये खुद एक परमात्मा का खुद का एक मंदिर है, एक स्थान है, जो लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप सही मायनों में अपने शरीर को जानिए तो सही। अच्छा। सारे इंट्यूशंस इसके अंदर हैं, परमात्मा की शक्ति इसके अंदर है। आत्मा वही तो है। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। अच्छा। क्यों जरूरत है कहीं बाहर जाने की? लेकिन आज के टाइम में जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि हमें अपने बारे में पता ही नहीं है। अपने बारे में पता ही नहीं। दूसरा, जब मंदिर आप जाते हो या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो जो शक्ति पीठ है, वहाँ वाकई में शक्ति है। हाँ जी, वहाँ वो एनर्जी है। जी जी जी। ऐसे ही नहीं वो शक्ति पीठ बन गया। Correct, दूसरा, अब हम कॉमन मंदिरों की बात करते हैं कि क्यों जाए मंदिर। हाँ हाँ, वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है आपको। मंदिर में जो जाएगा ना वो बड़े विश्वास के साथ जा रहा होता है, अदरवाइज वो जाता ही नहीं कोई। हाँ जी, हाँ जी। अपनी या तो कोई ना कोई विश लेकर जा रहा होता है और बड़े फेथ के साथ जाता है, हे माता रानी मुझे ये देना, हे देवता मुझे ये देना, है ना। तो वो जो पॉजिटिविटी एक जगह पर जो इकट्ठी होती है ना, वो मंदिर है। और जब आप वहाँ आप जाते हो, आप खुद पॉजिटिव हो जाते हो। क्या बात। जब भी आप मंदिर जाओ, कई लोग जाते हैं बड़े जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, तो भाई मेरा कहना ये है कि आप 5 मिनट का टाइम लेकर जाओ। सिर्फ 5 मिनट वहां पर आप चाहे भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हैं, माता के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान विष्णु के, गणेश जी के, हनुमान जी के, जिनके दर्शन करने जा रहे हैं ना, 5 मिनट वहां बैठना जरूर, करेक्ट। शांत मन से। हाँ, मंदिर जाने का फायदा आपको फील होगा। फील होगा। ये है मंदिर जाने का फायदा। क्यों जाए मंदिर, तो ये है इसका आंसर। क्या बात। आप खुद पॉजिटिव हो जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव हो जाता है, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाती है। हम उलझनों में उलझे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ऑफिस में ये चल रहा है, घर में ये चल रहा है, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है। वो जो स्ट्रेस है ना हमारा, वो हमें ना सही सोच नहीं देता, सही सोच। वो क्रिएटिविटी हमारी दब जाती है कहीं पर। करेक्ट। आप अपने आप को क्लीन करो वहां जाकर, हाँ जी। और फिर देखो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, कर देखिए कोई भी। मैं जैसे आपने कहा मंदिर में जाकर, अगर मैं ऐसे अपने घर की बात करूं, जी। हम अगर कंपेयर करें वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, जी, ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है? दोनों ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करती हैं। अच्छा। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है, अच्छे राजयोग हैं, आपका लाइफ में वो सब चीज़ें दिख भी रही हैं, मनी फ्लो एंड ऑल सब कुछ ठीक है। लेकिन आपने बाई चांस किसी नए घर में शिफ्ट किया जहाँ का वास्तु अच्छा नहीं है या कुछ गड़बड़ है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी दिखना। एकदम से नहीं दिखेंगी, बट कुछ महीनों में उसका इम्पैक्ट आना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। ओके। अगर एंट्री की बात करें, अगर एंट्री हमारी ख़राब है, अगर हम साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की बात करते हैं, तो वो चीज़ें आपके हेल्थ पर या आपके फाइनेंसेस पर थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट आपका सही नहीं है, तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी। ओके। ये भी बड़ा एक वास्ट डिस्कशन है कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। अगर ब्रीफ में कोई नटशल में ये पूछना चाहे कि किन डायरेक्शंस का मेनली हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हम बहुत डिटेल में जाने की बजाय ना अपने केवल 4 डायरेक्शंस को सही रख लें। आपका नॉर्थ ईस्ट, आपका साउथ ईस्ट, आपका साउथ वेस्ट और आपका नॉर्थ वेस्ट। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन इन योर हाउस अच्छा। और इन योर ऑफिस। ओके। वास्तु में अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जिसका सबको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले किसी और चीज़ों को आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ पर कोई भी, एक पहली बात तो वॉशरूम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। इसकी कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। वाटर सोर्स, मोटर हो सकती है? वाटर सोर्स होना चाहिए अच्छा, यहाँ मोटर पर हो सकती जी। और ये अगर वाटर सोर्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोई भी भारी सामान ना हो, कोई भी हैवी चीज़ें नहीं हो, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, जनरेटर्स नहीं होने चाहिए, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम जो है वो नहीं होना चाहिए, स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, और अगर स्टेयर्स हैं तो उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा। ऐसे में पहली बात तो कुछ ना ही हो वहाँ पर बेस्ट है। अगर कुछ है भी तो वो वाटर की फॉर्म में है तो वो चलेगा। इलेक्ट्रिक आइटम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, मोटर, अगर मोटर वाटर मोटर है तो? लेकिन वो मोटर तो इलेक्ट्रिक है ना, हो गया। और वहाँ पर पानी बहता नहीं है। अच्छा। यहाँ पर कहा जाता है अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बहता हुआ पानी है तो आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा। कहीं पर रिजनेबली वो खर्च जरूर होगा लेकिन वो पैसा आता रहेगा। आपके घर में बरकत बनी रहती है। अच्छा। अगर किसी के घर में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो क्या करे? नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेस्ट एक सोल्यूशन, आपको एक पिक्चर लगा देनी है वहाँ पर, वाटरफॉल की, किसी नदी की, किसी तालाब की, किसी ओशन की, ऊपर से गिरते हुए पानी की। या फिर अगर आपके पास इतना स्पेस है कि आप वहाँ पर एक छोटा सा एक वो रखिए, आर्टिफिशियल जो आजकल वाटरफॉल्स आते हैं जो पत्थरों के थ्रू बनाए गए होते हैं ना, उनको आप वहाँ रखिए, आपका मनी फ्लो बेटर हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपकी हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकता है, ये आपके मनी फ्लो को भी कंट्रोल करता है, और ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा। तो अगर ये बिगड़ी हुई है
तो आप लाख कोशिशें करते रहिए, आप लाख कर्म करते रहिए, बहुत अच्छा कुछ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन वन इज वाटरफॉल, दूसरा एक मोटर हटा देना वहाँ से, एंड देन उसके बाद लास्ट जो थिंग है दैट इज वो फ्लूइड रहे, है ना, वो ओपन रहे, खुला खुला ओपन रहे, भारी सामान कुछ नहीं हो, लाइट रहे, क्लीन रहे। ओके ओके ओके। तो आई थिंक वही है ना कि हमें अपनी सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। और आपकी बर्थ चार्ट तो काम करती ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों की एनर्जी साथ मिलकर, रादर आपको मैं ये भी बता दूं, वास्तु अगर आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होगी ना, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से होगी, तो ये बेस्ट रिजल्ट देगी आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं वास्तु में कॉमन, ओके, कि जी आप नॉर्थ ईस्ट में ये रखो, ईस्ट में ये लगा दो, साउथ ईस्ट में ये लगा दो, लेकिन अगर आपकी जो बर्थ चार्ट है उसमें जो ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना घर का वास्तु कराते हो, बेस्ट रिजल्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि 100% आप राजा बनकर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि ग्रहों की जो महादशा अंतर्दशाएं चलती हैं, जो ट्रांजिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बट वो 100% की बजाय आपके लिए 50% पर आ जाता है। अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? वो सच में वेरी ओके। तो वास्तु का भी एक अलग ही अपना साइंस है। इवन आप वीडियोस में भी ये सब चीज़ें नहीं सुनेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वास्तु होना चाहिए। ओह, हम लोग करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं, उनका पहले बर्थ चार्ट को देखकर उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडीज बताते हैं कि आपके घर में इस तरह की चीज़ों को यहाँ प्लेस करिए। ओके, सो आई थिंक आप उस रूप में हर एक तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं इंसान को। एक सबसे पहले आप बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग वास्तु दोष प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देन इवन यू आपने पामिस्ट्री के बारे में बताया, यू सी दैट आल्सो, एंड देन आप फेस रीडिंग, ऑरा रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी तो है ही है, एस्ट्रोलॉजी तो है ही, आपका बर्थ चार्ट तो है ही है। वाओ, लाइक यू आर द होल सॉल्यूशन फॉर ऑल लाइफ प्रॉब्लम्स। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं ज्ञान, जो करवाता है वो मेरे ऊपर परमात्मा कराता है। क्या बात, जो आपके अंदर ही है। क्या बात। ये रिंग्स का आप कुछ बताना चाहेंगे, लाइक कैसा रहता है इनसे? जी बिल्कुल रहता है। देखिए मैंने जैसे 2 स्टोन पहने हुए हैं। ये पुखराज है जिसको हम येलो सफायर कहते हैं, ये जुपिटर के लिए होता है, और ये वीनस के लिए है ओपल। अच्छा, ओके, ओपल। ओके। तो अब अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई स्टोन काम करते हैं, एग्जैक्टली, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश ऐसे करूंगी। जो हमारा शरीर बना है ना, ये 5 तत्व से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है, सबको पता है, है ना। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, ये हमारे बैलेंस होने चाहिए, तो आप हेल्दी रहते हो। ओके, और यही अगर 5 एलिमेंट्स आपके वैसे भी अगर बैलेंस्ड हैं, तो आप वेल्दी भी रहते हो। ठीक है। अब कहीं ना कहीं से तो हमारा फ्लो आता है मनी का भी, ऊपर प्लैनेट्स के थ्रू ही आता है। अगर बाय एनी चांस आपका वीनस थोड़ा डिस्टर्ब है, तो आपको वो मनी फ्लो में प्रॉब्लम देगा, यानी कि लग्जरी में प्रॉब्लम देगा या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो वाला एलिमेंट आपके अंदर कम है। अच्छा, अगर कोई प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में डिस्टर्ब है, तो उसका एलिमेंट, उसका तत्व आपके शरीर के अंदर भी कम मिलेगा। ओके, कनेक्ट कर सकते हैं। उसको हमें पूर्ति उसकी कैसे करनी है, उसको कैसे सही करना है, बैलेंस कैसे करेंगे। अगर स्टोन, अगर उसकी पोजीशन ठीक है लेकिन वो वीक है, हमें उसकी ज़रूरत है, उसके एलिमेंट को हमें अगर राइट लेवल पर लेकर आना है अपने आप को हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए, तो हमें स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर ब्रह्मांड में जो हमारे जो ग्रह हैं ऊपर, वो उनकी जो रश्मियाँ हैं उनको ये कैच करते हैं। अच्छा, और ये डायरेक्ट हमारी बॉडी से टच होते हैं, तो ये उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके तत्व जो हमारे अंदर कम है, उसको पूरी करते हैं। अच्छा, इसलिए स्टोन्स काम करते हैं। और यही चीज़ अगर आपके कुंडली के अंदर यही प्लैनेट्स सही पोजीशन में नहीं है, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया अष्टमेश, अगर चलो उसकी महादशा चल रही है, आप उसका स्टोन पहन लो, तो आपको मरने से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अष्टमेश मीन्स मार्केश। ओके, कई बार इसीलिए लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, वो हमेशा फैटल है। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी ग्रह का स्टोन पहन लिया जो कि आपको हार्म करने वाला है, तो आपके नुकसान बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है आपके लिए, अगर वो मार्केश है आपके लिए, तो वो आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज देगा कि सरवाइव करना मुश्किल। ओह माय गॉड। और अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, वो आपको कुछ अच्छा देने वाला है, लेकिन वो वीक है, उसके एलिमेंट्स हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप स्टोन पहनिए। अच्छा, तो ये सोच समझकर पहनने की ज़रूरत है। क्या है? स्टोन भी हर कोई नहीं पहन सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
सो वैसे आजकल जैसे मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी टैरो एक बूम चल रहा है जी। अभी मैं पूछूं लाइक जैसे टैरो रीडर्स टैरो कार्ड मेरी एक फ्रेंड है शी इज इनटू टैरो कार्ड रीडिंग सो जनरली मैंने उनकी लाइफ में देखा है लाइक शी इज डूइंग वेल वेरी वेल बट उनकी शादी नहीं हो रही लाइक कैन दिस बी अ रीजन नहीं। अच्छा टैरो रीडिंग करना शादी ना होने का रीज़न कैसे हो सकता है? ओके अभी ऑफ कैमरा आपने मुझे इस बात को बताया था कि आपने बोला कि उनको किसी ने एडवाइस किया कि आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु वगैरह को करो, टैरो मत करो। हाँ 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 कि ये सब एक ही सेम फील्ड से नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इनकी मदर है और ये उसी की ब्रांचेज है। हाँ जी न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, ओके मेडिटेशन एंड ऑल, ये सब हमारे शास्त्रों से ही निकला है। अच्छा जिनका सबसे पहला पॉइंट आता है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि हमारी वैदिक ज्योतिष। हाँ हाँ ठीक है, उसके नीचे ये सारी ब्रांचेज हैं। तो आप चाहे ब्रांच को फॉलो कर रहे हो या मेन पॉइंट को आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो तो आप ऑकल्ट को ही कर रहे हो, ऑकल्ट को कर रहे हैं है ना? तो शादी ना होने का रीजन टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी कैसे हो सकती है? ओके आप किस तरीके से कर रहे हो ये मैटर करता है। अच्छा ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा फ्री कंसल्टेशंस दे रहे हैं, दूसरों की एनर्जी को आप अपने ऊपर ले रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, हाँ तो आपको हार्म होगा। अच्छा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपकी खुद की हेल्थ खराब होना, हर्डल्स ज़्यादा आना, इसमें हम कह सकते हैं कि शादी ना हो पाए तो ये रीज़न हो। अगर आप ये कर रहे हैं तो ओके राइट, आप किसी को जो भी आपकी प्रोफेशनल चार्जेस जो भी आपने नॉमिनल रखे हुए हैं, आप वो लेकर किसी के लिए आप रेमेडीज बता रहे हो, तो ये आप उनके प्रारब्ध को नहीं काट रहे, आप उनको रास्ता दिखा रहे हो, बस काम उनको करना है। अच्छा राइट, एस्ट्रोलॉजी में इसलिए थोड़ी सी फीस एक्सचेंज होनी ज़रूरी होती है, इसलिए कंसल्टेशंस फ्री नहीं लेनी चाहिए। ओके राइट, ये आपके लिए भी और एस्ट्रोलॉजर के लिए भी, दोनों के लिए भी सही नहीं होती। राइट 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 लेकिन टैरो रीडिंग करना शादी ना होने का रीज़न नहीं है। अच्छा अच्छा तो वैसे शादी अगर मैं इस तरह से बात करूं लाइक एक बड़ा ही आजकल बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी क्यों नहीं चाहिए? करनी क्यों नहीं चाहिए? आप एक चीज़ ना, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो इवन सीख रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी को, इस चीज़ को बड़ी जल्दी से कनेक्ट करेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है ना, यानी कि आपका जो फर्स्ट हाउस है और उसके सामने टोटली आपके अपोजिट जो 7th हाउस है, वो टोटली अपोजिट होंगे हमेशा, नंबर वाइज भी। ग्रहों की जो राशियां हैं ना, उसके हिसाब से भी आप हमेशा देखना। और यही सिस्टम हमारी नेचर ने बनाया, हस्बैंड और वाइफ की मैक्सिमम जगहों पर अपोजिट नेचर ही होती है। हाँ और इन्हीं लोगों की बन पाती है। अच्छा सेम नेचर की कभी बनती नहीं है। ओह माय गॉड अच्छा नेचर ने कितना सही तरीके से सिस्टम को बैठाया हुआ है। अगर आपके सामने में आपकी फर्स्ट हाउस में अगर आपकी 1 नंबर लिखा है, यानी कि मेष राशि है, तो सामने आपकी 7th राशि यानी कि 7 नंबर लिखा होगा, मंगल है और एक सामने शुक्र है। ओके एक मेल यानी कि अग्नि तत्व का प्लैनेट है और दूसरा जल तत्व का प्लैनेट है, एक आग है और एक पानी है। अच्छा देख रहे हैं, ये है हमारा ज्योतिष, जो कि नेचर ने कितने सही तरीके से सिस्टम को बैठाया। और यही चीज आप जनरली भी देखेंगे, हाँ जी एक नरम होगा तो एक गर्म होगा, उन्हीं की बन पाती है। एक झुक जाता है थोड़ा सा, एक एग्रेसिव होता है, कभी वो वैसा वर्षा हो जाता है, लेकिन तभी गाड़ी चल पाती है। अगर दोनों एग्रेसिव हो जाएं या दोनों ही ठंडे रह जाएं तो काम नहीं बनेगा। राइट 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 बिल्कुल। अभी हमने वास्तु का भी जिक्र किया, अगर मैं ऐसे बात करूं कि मान लीजिए एक इंसान का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो बड़ी अच्छी कुंडली है, बट ऑफिस का वास्तु उसका खराब है, सो लाइक उसकी लाइफ में आपने कहा उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा का पूरा ही रोल आपका वास्तु का है, आपके प्लैनेट्स का भी उतना ही रोल रहता है। लेकिन यस, अगर आपकी कुंडली में राजयोग बने भी हुए हैं, बहुत अच्छे पैसों के योग आपके बने हुए हैं, अबेंडेंस बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना वास्तु जरूर चेक करवाइए। ये दोनों साइमल्टेनियस काम करती हैं। अगर आपका वास्तु बहुत अच्छा है, परफेक्ट, आपने सब कुछ चीजें कराकर घर को बनाया या खरीदा है, लेकिन आपकी कुंडली में कमी है और वो रेमेडीज आपने नहीं की हुई, तो भी आपको दिक्कतें आएंगी। आपका वास्तु 100% परफेक्ट हो उसके बावजूद भी। ओके, तो अगर मैं ऐसे की बात करूं, लाइक अगर वास्तु के लिए कोई एक रेमेडी आप बताना चाहें कि अपने घर में ये चीज़ जो हमारे सारे व्यूअर्स आज कर सकते हैं, तो वो क्या होगी? आपका घर का जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है ना, उसमें आपको या तो चांदी की छोटी सी लुटिया ले लें या फिर आप पीतल की एक लुटिया ले लें। उसमें चने की दाल, थोड़ी सी पीली सरसों और उसके ऊपर में थोड़े से चावल, ये भरकर आप उसको अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दें, बिल्कुल सिक्योर, कोई इसको ज़्यादा देखे ना। या फिर चांदी की या स्टील की कोई भी एक लुटिया ले लें, उसके अंदर गंगा जल भरकर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दें।
बेस्ट रेमेडी। ये जुपिटर की डायरेक्शन होती है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपका मनी फ्लो भी बेटर होगा, आपका गजकेसरी योग भी एक्टिव होगा जो कि आपकी कुंडलियों में बना होता है, लेकिन सबकी कुंडलियों में गजकेसरी योग नहीं होता। ओके। लेकिन आपको उसका रिजल्ट जरूर चाहिए, यानी कि ये आपको नेम एंड फेम देता हाँ है। जी, हाँ जी। तो उसको एक्टिव करने के लिए आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में इनमें से कोई भी एक चीज रखेंगे, आपका गजकेसरी योग भी एक्टिव होगा, मनी फ्लो आपका बढ़ जाएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में है भी तो वो भी ठीक होती है। ओके, ओके। वैसे जैसे हमारे जो मिलेनियल्स हैं, नए नए कमाना शुरू किया, दे आर बाइंग देयर हाउसेस, तो बाइंग देयर फर्स्ट हाउसेस एज पर वास्तु क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको? देखिए, वैसे तो पूरा वास्तु ही मैटर करता है, एज आई सेड अर्लियर, लेकिन जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ना वास्तु चेक करवा कर अपने घर को खरीदें, क्योंकि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो, अपनी बड़ी मेहनत की कमाई को आप उसमें डालते हो, और वास्तु की वजह से आपको आगे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, तो बेटर है आप लेने से पहले उस घर का एक बार वास्तु चेक करा लो। ओके, अगर मैं बात करूँ किसी ने पहले ही घर खरीद लिया है जी, सो और कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ तोड़नी पड़ेगी, ये चीज़ तोड़नी पड़ेगी, सो बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं जो बिना तोड़ फोड़ के भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तोड़ना फोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए। घर खरीदते वक्त भी अगर आप एनी चांस बाई चांस किसी से आप कंसल्टेशंस नहीं ले पाते तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट और आपके घर की एंट्री, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको ज़रूर ध्यान रखिए, कहाँ की डायरेक्शन में आपकी एंट्री है और कहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए? अब कहने को तो ये भी कहा जाता है कि जी साउथ की एंट्री खराब होती है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको ये कहती हूँ, साउथ की एंट्री में जितने हमने लोगों को फलते फूलते देखा वो शायद किसी और एंट्री में नहीं देखा। अच्छा, है ना, बड़ी मजेदार बात। बहुत सच में। हर एक डायरेक्शन खराब है और हर एक डायरेक्शन सही है। इसका क्या मीनिंग है? हर एक डायरेक्शन में कुछ बहुत सारे देवी देवता होते हैं वास्तु में भी, है ना, 32 डायरेक्शंस हैं अलग अलग। उसमें हमें ये चेक करना होता है अपने हिसाब से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि एग्जैक्टली ये किस डिग्री पर एंट्री आ रही है। तो साउथ की सभी डायरेक्शंस खराब नहीं हैं। साउथ की जो मिडिल एंट्री होगी ना वो आपको बहुत बरकत देने वाली होगी। अच्छा, आप थोड़े से स्पिरिचुअल अगर रहेंगे ना तो साउथ की एंट्री में कोई हार्म नहीं है। आपको वहाँ आपका करियर भी ग्रोथ होगा, आपकी शादियां भी होंगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। ये 50 एग्जाम्पल है हमारे सामने। जी जी। और अगर नॉर्थ की एंट्री भी ले लो, आप ईस्ट की एंट्री भी ले लो, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम कई बार आ जाएंगी। टोटली डिपेंड करता है कि उस एंट्री की आप एग्जैक्टली डिग्री देखिए। अच्छा, अलग अलग द्वार होते हैं कि कौन से द्वार पर आपकी वो एंट्री बैठ रही है। ओके। तो ये कुछ छोटी चीज़ें नहीं है। आपको सही तरीके से जज करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आप अच्छे से, जब लाखों रुपए आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो एक कंसल्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक डायरेक्शन लेनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल। बाकी मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगा कि लाइक वन शुड रियली इन्वेस्ट इन मेकिंग अ राइट डिसीजन सीरियसली, एंड लाइक मनी को मनी की तरह से नहीं, एनर्जी एक्सचेंज की तरह से, एनर्जी एक्सचेंज की तरह से देखिए। ये चीज़ मुझे आज रियलाइज हुई कि दैट मनी इज अ वे, मनी इज नॉट द अल्टीमेट गोल, मनी इज वे टू बी हैप्पी। माता लक्ष्मी को चंचला क्यों कहते हैं? कि वो एक जगह पर नहीं रुकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं रुकती हैं? कभी सब एस्ट्रोलॉजर्स ने ना ये बात बोली जरूर होगी, लेकिन उनको समझाने की कोशिश किसी ने नहीं की। हाँ जी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। अच्छा, माता लक्ष्मी चंचला क्यों है? कोई और देवी तो चंचला नहीं है। अच्छा, वो ही एक जगह पर क्यों नहीं रुकती हैं? क्योंकि पैसे का जो एक्चुअली जो वो है ना रोल आपकी लाइफ में, वो एक जगह रुकना नहीं है। ओके, राइट। अगर आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया लेकिन आप उससे ना तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ना अपने लिए खाना अच्छे से खरीद रहे हैं, ना अपने लिए कपड़े अच्छे से खरीद रहे हैं, तो उस कमाने का क्या फायदा? सही बात। इस बात को सभी लोग कनेक्ट करने की कोशिश करना। माँ लक्ष्मी इसलिए चलायमान है क्योंकि आप जो पैसा कमाते हैं ना उससे आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को जो आपकी ज़रूरत की हैं, इवन अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी आप उन सब चीज़ों को खरीदते हैं। तो पैसा देकर खरीदा ना आपने। हाँ, लक्ष्मी गई तो वो चीज़ें आई, तो आई। राइट। इसलिए लक्ष्मी एक जगह नहीं टिकती है। करेक्ट करेक्ट। अगर हम ये कहें, आपने एक जगह पर सुना होगा कि जी माता लक्ष्मी की ना आरती नहीं करनी चाहिए, अच्छा, वो चली जाती हैं। ऐसा होता है क्या? वो तो आरती करके तो आएंगी ना? नहीं, आरती में सोचने की बात है कि हमने हर एक मंदिर में हर एक देवी देवता की आरती को होते हुए देखा है, तो माता लक्ष्मी को क्यों छोड़ रहे हैं हम? अच्छा, ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। ओके, कुछ वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए दिवाली पर। हाँ, अच्छा अच्छा, सुना। क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई उनका
स्वभाव ही चंचला है, वो चलायमान है, और यही चलायमान लक्ष्मी आपको और सब चीजें देती है। अच्छा। कभी विचार किया किसी ने, कभी सोचा किसी ने इस टॉपिक के ऊपर? नहीं। लक्ष्मी का स्वभाव चंचला क्यों कहा गया? क्योंकि भाई वो जाएंगी तभी तो बाकी चीजें आएंगी। ओके। आप उनको सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद कर रख दो, क्या आपके पास लग्जरी आ जाएगी, या कपड़े आ जाएंगे, या एंटरटेनमेंट आ जाएगा, या आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, या आप अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला पाएंगे, या खुद अच्छे से खा पाएंगे? नहीं। पॉसिबल है? नहीं, लक्ष्मी जाएगी तो ही तो ये सब आएगा। जरा विचार करिएगा इस चीज के ऊपर। करेक्ट। और ये कहना कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की आरती मत करिए, वो चली जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो उनको बल्कि आधा अधूरी पूजा कर कर और नाराज कर रहे हैं। हाँ, सच में। मैं आपको अपने घर पर बुलाऊं, या आप मुझे आपने मुझे यहाँ एज अ गेस्ट अपने पॉडकास्ट में बुलाया, आप मुझे आधी अधूरी सी बात कर कर बिना किसी मान सम्मान के, अच्छा जी ठीक है जी, हम तो अब बस ठीक है, अच्छे से सी ऑफ भी नहीं कर रहे हैं आपको, मुझे कैसा लगेगा? नहीं, सच में अजीब लगेगा। क्या मैं नेक्स्ट सेकंड टाइम आपके पास आऊंगी? नहीं। या यही आपके साथ हो, आप आओगे सेकंड टाइम कहीं पर भी? जी, नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। वही मैंने आपको कहा ना कि क्योंकि उनके फॉलोअर्स और व्यूअर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो वो कुछ मर्जी बोल दें तो लोगों को वो सही लगता है। ये कलयुग है। अब ये कलयुग है, राइट। ठीक है ना। और इसी चीज को अगर हम बोलें, क्योंकि हमारे बहुत ब्रांडिंग अभी नहीं हुई है, तो लोगों को लगेगा अरे यार एक से दूसरी बार सोच लेते हैं, चलो जाके उन्हीं मैडम से पूछ के आते हैं जो ना करने के लिए बोल रही थी ना, उन्हीं से पूछते हैं ऐसा इसमें क्या सच्चाई है। दिस इज कलयुग। वेरी ट्रू। बल्कि मैंने माँ लक्ष्मी के लिए जैसे शादियों में मैंने देखा है, लोग पैसे वारते हैं, कहते हैं नजर उतार रहे हैं, और फिर ऐसे करके उड़ाते हैं। देखिए, वो पैसा उड़ाना कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ जी, राइट। आप सिर्फ अपनी हैसियत को दिखाने के लिए पैसों को उड़ा रहे हो आप शादियों में या कहीं और, ऐसे वो अच्छा नहीं है, वो आप दिखावा कर रहे हो। माँ लक्ष्मी की ना पूजा होती है, या उनका सही इस्तेमाल होता है, ऐसे दिखावा नहीं होता। करेक्ट। वो गलत है। लेकिन आप उसको संजो कर हमेशा कंजूसों की तरह रखें, वो भी उनको नहीं पसंद। है ना। आप किसी की मदद करेंगे तो क्या वो कर्म आपके पास वापस नहीं आएगा? आपने तो लक्ष्मी को वहां पे भी तो भेजा। हाँ। आपने किसी की मदद करने के लिए पैसा खर्चा किया, लक्ष्मी को खर्चा किया ना, तो क्या वो कर्म बनकर आपके पास वापस नहीं आएगा? तो लक्ष्मी का स्वभाव चंचला इसीलिए है क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं बनेगा। बिल्कुल। और अगर स्थिर लक्ष्मी चाहिए, भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा करिए ना, तो वो कहीं नहीं जा रही। राइट। पूर्णिमा के दिन पर आपको मैं एक बताती हूँ एक बात। पूर्णिमा के दिन पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। अच्छा, क्या रिलेशन है? ये सात्विक रेमेडीज हैं। ये क्रिएटेड रेमेडीज नहीं है जो डेली बेसिस पर होती हैं। ये वो सात्विक रेमेडीज हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसे आपको मैंने पहले कहा कि वैभव लक्ष्मी के व्रत करने चाहिए, उससे अबंडेंस आती है, आपका वीनस स्ट्रांग होता है। रिलेशनशिप की बात हो, करियर की बात हो, पैसे की बात हो, इवन शादी की, कुछ भी तो आप बात करके देख लो, पूरी होती है। अच्छा, आजमाई हुई चीजें हैं ये। दूसरा, आपको पूर्णिमा के ऊपर, पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर देख लो, चंद्रमा को अर्घ देकर देखो, इनका रिलेशन है आपस में। अच्छा। पूर्णिमा पर चंद्रमा जो होते हैं वो पूर्ण आकृति में होते हैं, फुल अपनी पूरी फ्लेज में होते हैं, पूरी चमक के साथ, है ना। सबने देखा उनकी आकृति कैसी होती है। माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का आपस में रिलेशन है, भाई बहन का। अच्छा। दोनों समुद्र से प्रकट हुए हैं। अच्छा। बेल का जो वृक्ष है, जो बेल पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, वो माँ पार्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी का रूप भी है। अच्छा। वहां उनको चढ़ाया जाता है। और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। हाँ जी। इन दोनों का वहां भगवान शिव से रिलेशन है। अच्छा। पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमा की पूजा करना आपके मूड को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके मूड स्विंग्स को ठीक कर देगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी जो वैभवता है, जो अबंडेंस है, मनी फ्लो है, वो बढ़ जाएगा। अच्छा। खीर का भोग लगाइए आप माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा के दिन पर। अच्छा। चंद्रमा को अर्घ दीजिए, थोड़े से चावल और थोड़ा मीठा डालकर। अच्छा। ना अबंडेंस आए तो आप बताना। ओके। कहा जाता है कि उल्लू का दर्शन, अगर वो भी व्हाइट उल्लू का दर्शन अगर पूर्णिमा के दिन कोई कर लेना, तो उससे भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा। घर के अंदर आप एक व्हाइट उल्लू का फोटो लगा दीजिए। साउथ ईस्ट में। ओके। स्थिर लक्ष्मी। अच्छा। भगवान शनि देव से सब कोई डरता रहता है, लेकिन स्थिर लक्ष्मी देते हैं तो भगवान शनि देव देते हैं। अच्छा। दारू में थम दबाकर कुछ नहीं होता। जी।
आप शनिदेव से डरते फिरते हैं हर एक कोई, अगर सही कर्म आप कर रहे हो ना तो एक बार को ये लगता है कि व्यक्ति बहुत सीधा साधा है इस कलयुग में, तो भाई सीधे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। एक टाइम तक उसकी वैल्यू नहीं है जब तक उसका प्रारब्ध नहीं कटेगा। जैसे उसके प्रारब्ध कट गए सदकर्मों से, सही कर्मों से, पूजा पाठ से, मंदिर जाकर भी, तो उसका जब प्रारब्ध कटा ना, वो जो पहाड़ को उसने काट दिया, उसके बाद उसके जैसा प्रोग्रेस करने वाला बंदा आपको नहीं दिखेगा।